नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। रात के 9 बज चुके हैं। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं मकसूद खान। पहली बड़ी खबर बिहार की सियासत से। नीतीश तेजस्वी साथ साथ, लेकिन बीजेपी क्यों बोल रही है, बिगड़ रही है बात। दूसरी खबर में आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। जनता के बीच उतरे ठाकरे, बीजेपी को उद्धव ठाकरे की चुनौती। हिम्मत है तो लड़ो बिना एजेंसी के। तीसरी खबर में बात होगी उत्तर प्रदेश की। आखिर ऐसा क्यों बोले अखिलेश यादव? जरूरी नहीं गठबंधन से जनादेश भी मिल जाए। लेकिन चौथी खबर में बात होगी बीजेपी के प्लान की। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर आखिर बीजेपी का मुस्लिम प्लान क्या है, एक डिटेल रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात नीतीश तेजस्वी की सरकार की। नीतीश कुमार और बिहार सरकार के अधिकारियों को लगातार निशाना बना रहे आरजेडी एमएलसी को आज नीतीश के गुस्से का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ फोटो खिंचाने को लेकर नीतीश कुमार आरजेडी एमएलसी पर भड़क उठे। आखिर तेजस्वी को बीच बचाव करना पड़ा। शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं भारत के, बिस्कोमान के भी मिनिस्टर वही हैं। सरकारी कार्यक्रम, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम में वो आए हुए थे। मैं उसके बोर्ड में भी डायरेक्टर हूँ। 1 तारीख को पूरे देश का कोऑपरेटिव कांग्रेस हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए, और उस फोटो को मैंने अपने पेज पर लगाया है। कोई ये नहीं है कि किसी के कोठरी में मिल रहे हैं, किसी के रूम में मिल रहे हैं। और उसी फोटो को लेकर जो मीडिया वाले लोगों ने बात का बतंगर बनाया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और ध्यान से समझिए, मेरे इंटीग्रिटी पर इस देश का कोई भी व्यक्ति शंका नहीं कर सकता है। 27 साल से मैंने कितने झंझावात देखा, कितने तूफान देखा, और चट्टान की तरह लालू जी के साथ हैं। कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक जिंदा हैं तब तक हैं। और बाकी बात जो समझना है, जो आदमी के बारे में आपको बताया, जरा आप उन्हीं से बयान ले लीजिए। सुशासन बाबू की फटकार सुनते ही आरजेडी नेता की अकड़ ढीली पड़ गई। जेडीयू नेताओं को दल बदलू और बिहार सरकार के अफसरों को उंगली माल और खड़क सिंह जैसा डाकू बताने वाले सुनील सिंह को नीतीश कुमार में अभिभावक दिखने लगे। हालांकि सुनील सिंह ने फटकार पड़ने से इनकार किया, लेकिन महागठबंधन की बैठक में मौजूद कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सुनील सिंह के फजीहत की पूरी कहानी मीडिया के सामने सुना दी। हम तो कुछ नहीं सुने हैं, हाँ, लेकिन सुनील सिंह जी को निश्चित तौर पर बोले कि वो भारतीय जनता पार्टी के टच में है, और तो कोई ऐसी बात नहीं है। लालू यादव के करीबी समझे जाने वाले सुनील सिंह आरजेडी से एमएलसी हैं और फिलहाल बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं। फेसबुक पर बिहार सरकार के अधिकारियों को डाकू बताने वाले सुनील सिंह ने हाल ही में एक पोस्ट में लिखा, अगर यूपीएससी में सवाल पूछा जाए कि देश का मोस्ट अनरिलायबल पॉलिटिशियन यानी कि सबसे अविश्वसनीय राजनेता कौन है, तो इसका जवाब क्या होगा। फेसबुक पोस्ट के जरिए सुनील सिंह ने इस सवाल के जवाब में लोगों ने एक सुर में नीतीश कुमार का नाम लिख दिया, जिससे नीतीश कुमार की नाराजगी 7वें आसमान पर पहुंच गई। जैसे ही विधानमंडल भवन में महागठबंधन घटक दलों की बैठक हुई, नीतीश कुमार ने सुनील सिंह को सुना डाला। नीतीश कुमार ने सुनील सिंह से कहा, आप अमित शाह से मिलते रहते हैं, सोशल मीडिया पर कई तस्वीर आपकी उनके साथ है, आप बीजेपी से मिले हुए हैं, आप बीजेपी से लोकसभा चुनाव का टिकट चाहते हैं, लालू परिवार के आप करीबी हैं, ये सब मत करिए। नीतीश कुमार के इस तेवर ने सुनील सिंह की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। अपनी सफाई में सुनील सिंह ने कहा, मैं अमित शाह के संपर्क में नहीं हूँ, ना बीजेपी में जाना है, सहकारिता क्षेत्र में हूँ, इसलिए उनसे मिला था, वह सहकारिता मंत्री हैं। सूत्रों के मुताबिक सुनील सिंह की हालत पतली होती देख तेजस्वी यादव आगे आए और उन्होंने मामले को संभाल लिया। अपने एमएलसी सुनील सिंह को खामोश करा दिया। अरे सीएम गार्जियन है, सीएम हमको भी बोले हैं, सबको बोले हैं, तो बोले हैं कि भाई आप बयानबाजी से सबको बचना चाहिए। यही निर्देश दिए हैं कि बयानबाजी नहीं करिए सब लोग। तेजस्वी जी भी यही बोले, बयानबाजी से बचना चाहिए। गार्जियन की भूमिका में दोनों नेता गार्जियन की भूमिका में थे। सुनील सिंह ने हाल ही में अमित शाह से मुलाकात की थी और उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई थी, और ये बात नीतीश कुमार को बेहद नागवार गुजरी थी। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। इधर बिहार विधानमंडल में मॉनसून सत्र का पहला दिन कुछ मिनटों की कार्यवाही के बाद मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान विपक्षी बीजेपी ने बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। लेकिन बेटे के खिलाफ चार्जशीट से राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बेहद गुस्से में आ गई
और उन्होंने मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई। राज्य के बिहार विधानसभा के अंदर 4 सीटेड भ्रष्टाचारी अगर जो सदन के अंदर बैठे और सदस्यों के मांग पर सरकार चुप रहे तो ये भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? ये वही मुख्यमंत्री हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का FIR में नाम आने पर इस्तीफा ले लिए थे। विपक्षी दल तो मांग करवा करेंगे ना, क्या लेना देना है? एक ही केस को बार बार चार्जशीट करना ये उचित हो बनता है क्या? उचित बनता है? जबरदस्ती हो रहा है ना हम लोग के साथ। बीजेपी का सरकार है, भारत सरकार में जबरदस्ती कर रहा है सबको साथ। जो खिलाफ बोलेगा बीजेपी के सरकार को उसको चार्जशीट हो चाहे केस मुकदमा CBI ED सबके लगाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी को वही काम है, विकास का तो काम करे नहीं। 15 लाख रुपया गरीब के खाता में नहीं गया। नौकरी 2-2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, वो भी खत्म हो गया। उनका घोषणा धैल ही रह गया, कोई काम नहीं। देश के पैसा लूट के अब पार्टी का ऑफिस मॉल बना दिए पूरा देश भर में, पूरा जिला में। और बिहार के बाद रुख महाराष्ट्र का। एनसीपी में हुई टूट के बाद महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। मुख्यमंत्री के पद और पार्टी दोनों से हाथ धो चुके उद्धव ठाकरे अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं। लगातार उद्धव ठाकरे लोगों के बीच जा रहे हैं, रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। उद्धव ने आज चुनाव आयोग को सीधी चुनौती दी, इस दावे के साथ कि चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं कि वो शिवसेना नाम किसी और को दे दे। सारे लोग देख रहे हैं। मैंने कल मेरे भाषण में कहा कि पहले राजनीति में पक्ष पार्टी तोड़ना ही कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अब पार्टी चुराने लगे हैं और उस पार्टी पर दावा बोलने का एक समय शुरू हो गया है जो गलत है। जैसे मेरे पार्टी के बारे में शिवसेना, ये नाम मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने दिया था, वो नाम तो मैं किसी को लेने नहीं दूंगा। वो नाम देना इलेक्शन कमीशन का अधिकार ही नहीं है। चुनाव चिन्ह देना या नहीं देना वो उनका अधिकार है, लेकिन पार्टी का नाम वो नहीं दे सकते। तो पार्टी का नाम तो मेरा ही है और वो मेरे पास ही रहेगा। अगर इलेक्शन कमीशन चाहते हैं तो यहाँ आकर लोगों के साथ बात करके देखें, लेकिन मेरे पार्टी का नाम वो नहीं दे सकते, पार्टी का नाम वो नहीं बदली कर सकते, वो उनका अधिकार ही नहीं है। एनसीपी में उठे बवंडर के बीच उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को सीधी चुनौती दे डाली। चुनावी समर से साल भर पहले ही जनता के बीच कूच कर चुके उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। धन बल और एजेंसियों के जरिए लोकतंत्र को कुचलने का इल्जाम भी जड़ डाला। हे मतपेटीतून जन्माला येत होतं, हल्ली सरकार खोक्यातून जन्माला येते आणि तुम्ही मतदान कोणालाही करा, सरकार माझंच येणार असं जर बोलायला लागलं आणि तसं जर का पायंडा पडला तर उद्या कोणीही जो ह्या गोष्टी करू शकतो, दमदाट्या किंवा पैशाचा खेळ, तो देशाचा पंतप्रधान किंवा राज्याचा मुख्यमंत्री होऊ शकतो। आणि म्हणूनच मला असं वाटतं शिवसेना प्रमुखांनी एक त्यावेळेला योजना मांडली होती, राईट टू रिकॉल। म्हणजे मी मत दिलेलं आहे, पण जसं आता नोटा आलेलं आहे, मला कोणालाच मत द्यायचं नाही आहे, कोणालाच द्यायचं नाही, आणि म्हणून ते नोटा असतं। तसं मी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी जर का चूक केली असेल मग ठीक आहे, आम्ही जरी केली तरी आम्हाला जो कोणी करेल त्याला परत बोलवण्याचा अधिकार आता द्यायला पाहिजे का, याच्यावरती आता देशात विचार करायला पाहिजे। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अब समय आ चुका है कि निर्वाचन आयोग राइट टू रिकॉल जैसी व्यवस्था लागू करे। उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटे थे, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख दिल्ली में ऑपरेशन कमल की क्रोनोलॉजी समझा रहे थे। उनके निशाने पर भी बीजेपी ही रही, हथियार भी वही जो उद्धव ने उठा रखी थी। महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में विधायक या सांसद उनके नहीं ला सकती, ये जब साल 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के ख्याल में आया, तभी से उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति चालू की। साल भर पहले उन्होंने शिवसेना पार्टी के 35-40 विधायक को वहाँ पे तोड़ा, उनको 50-50 करोड़ रुपए दिए। इस प्रकार का सब पूरी महाराष्ट्र की जनता जानती है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता गए साल 1.5 साल में जो महाराष्ट्र में जो जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, इससे तंग आ गई है।
एनसीपी में हुई टूट से महाराष्ट्र की शिंदे सरकार डबल इंजन से ट्रिपल इंजन में तब्दील हो गई, लेकिन अजीत पवार और उनके समर्थकों के शपथ ग्रहण के 9 दिन बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इस बीच खबर है कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिल सकता है। इससे पहले महाविकास अघाड़ी सरकार में अजीत पवार ने वित्त मंत्रालय ही संभाला था, लेकिन तब शिंदे गुट यानी शिवसेना ने आरोप लगाया था कि अजीत पवार फंड देने के मामले में भेदभाव करते हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के एक्शन में आने से शिंदे गुट के उन विधायकों की भी धड़कनें बढ़ गई हैं, जो जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ उन्हें मंत्री ना बन पाने की चिंता सता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये फिक्र भी खाई जा रही है कि महज 1 साल के भीतर उन्हें जनता के बीच जाना है। इंद्रजीत सिंह और अंकुश जायसवाल के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। और अब बात उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी में टूट की बात कर रहे हैं, जनता जल्द उनका ही सफाया कर देगी। अखिलेश यादव ये भी बोले कि गठबंधन से ताकत बढ़े ये जरूरी नहीं, एनडीए का सफाया करने के लिए पीडीए काफी है। हालांकि उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि विपक्षी खेमे में पीएम पद के लिए चेहरों की कोई कमी नहीं। विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है। विपक्ष जो है और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, ये याद रखिए। विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। देश के सबसे बड़े सूबे में विपक्षी एकता की तस्वीर भले ही साफ न हुई हो, लेकिन अखिलेश यादव ने पीडीए की पॉलिटिक्स को लखनऊ से मुंबई पहुंचा दिया। समाजवादी कारकुनों से रूबरू अखिलेश ने महाराष्ट्र के उलटफेर को लेकर बीजेपी पर तोड़फोड़ की राजनीति का इल्जाम लगाया, तो लगे हाथ बीजेपी के खात्मे की भविष्यवाणी भी कर दी। बीजेपी की क्या रणनीति है कभी कभी समझ में किसी को नहीं आता। बीजेपी इसी तरह काम करती है, लोगों को तोड़ते, समाज से तोड़ते, बंटवारा करते, बांट करते, उनका हिस्सा छीनते। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह आगे बढ़ती है, बांट करती है। महाराष्ट्र की धरती से अखिलेश ने बीजेपी के उस सवाल को भी बेमानी बता दिया कि विपक्ष के पास चेहरे की कमी है। हमारे पास बहुत चेहरे हैं, जब समय आएगा तो हम लोग तय कर लेंगे। हमारे पास बहुत चॉइस है, बीजेपी के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर बीजेपी पे चॉइस हो तो बताओ आप, बीजेपी पे अगर चॉइस हो तो बताइए। यूपी में विपक्षी खेमे में समाजवादी पार्टी की हैसियत सबसे बड़ी है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ ही रहेगी या फिर कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल करेगी, इस पर संशय बरकरार है। हालांकि अखिलेश चाहते हैं गठबंधन में दूसरे दल भी शामिल हों, लेकिन सीटें तय करने का फैसला उनके पास होना चाहिए। ये बातें भले ही खुले तौर पर कही न जा रही हो, लेकिन अखिलेश इसका इशारा कई दफा दे चुके हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ने के लिए अकेले ही काफी है। मुंबई में भी अखिलेश यादव ने इशारों में ये बात दोहरा दी। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ताकतें मिलती हैं तो कई बार कुछ ऐसे फैसलों के खिलाफ निर्णय घूमने निकल जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि गठबंधन हो जाने से, तोड़ने से ताकत बढ़ जाए। कभी कभी ताकत कम भी होती है। जनता की ताकत लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण। अखिलेश यादव पीडीए के जरिए यूपी की 80 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं, तो बीजेपी ने भी यूपी में अपना कुनबा बढ़ाने की जोर आजमाइश तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वांचल में बीजेपी ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाने की तैयारी में है, तो पश्चिमी यूपी में उसकी नजर जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद पर पड़ गई है। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद कर रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां उसकी बातचीत सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से चल रही है, तो वहीं अखिलेश और जयंत के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों की खबरों के बीच बीजेपी ने अपनी बाहें राष्ट्रीय लोक दल और आजाद समाज पार्टी के लिए भी फैला दी है। खबर ये आ रही है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जयंत चौधरी और चंद्रशेखर से संपर्क साधे हुए हैं। यानी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सियासत में
बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर कर दे तो इसमें हैरत की बात नहीं होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनका गठबंधन मजबूत है, लेकिन अंदर खाने से खबर है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी एक बार फिर बड़ा उलटफेर करने की तैयारी कर चुकी है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ अंकुश जायसवाल, मुंबई न्यूज़ 24। इधर मिशन 2024 में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे को राजनीतिक हकीकत बनाने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों को फतह करने की रणनीति के तहत कुछ अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारेगी। मिशन 2024 फतह करने की जुगत में जुटी बीजेपी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर एक नए सियासी समीकरण बनाने में मशगूल है। प्रधानमंत्री मोदी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को राजनीतिक हकीकत बनाने की खातिर बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है, ताकि मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कमल खिलाया जा सके। अपने मिशन 2024 के ड्रीम को पूरा करने के लिए बीजेपी देश के 66 अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। पार्टी ने 66 सीटों से 1/3 सीट जीतने के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस रणनीति का एक हिस्सा मुस्लिम मित्र कार्यालय भी है। हालांकि पार्टी कितने मुस्लिमों को मैदान में उतारेगी, इस पर बीजेपी के नेता सीधे तौर पर बोलने से फिलहाल परहेज कर रहे हैं। जहाँ तक टिकट और इलेक्शन की बात आती है, इलेक्शन में जीतना होता है और जीतने के लिए सत्ता में आने के लिए संख्या की आवश्यकता होती है, और जो जीतने वाले हैं वही हमारी प्राथमिकता। उसमें जाति धर्म भाषा नहीं देखते, और जब जीतने की उनकी संभावना जहाँ बनती है हम टिकट भी देते हैं। और उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनावों के अंदर बने को टिकट हमने उनको दिए, गोवा के अंदर हम माइनॉरिटी वालों को जिताकर भी लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो जीतने की होती है, उस पर हम समय समय पर विचार भी करते हैं, वो समय भी आएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कई अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन उन पर जीत का मार्जिन बहुत कम था। ऐसे में बीजेपी अपने कब्जे वाली सीटों के साथ साथ अन्य दूसरी सीटों पर भी 24 में कमल खिलाना चाहती है। इसलिए बीजेपी ने अपने मुस्लिम नेताओं को इन तमाम सीटों पर फोकस करने के लिए मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की नजर जिन 66 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर है, उनमें यूपी की 13 सीटें हैं, जबकि बिहार की 4, केरल की 8 और जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटें शामिल हैं। बीजेपी ने उन सभी सीटों को टारगेट किया है जहां 30 से 60% के बीच मुस्लिम आबादी है। राजनीति के जानकार बीजेपी की इस रणनीति को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इसके जरिए न सिर्फ अपने ऊपर लगे मुस्लिम विरोधी ठप्पे को हटाने में कामयाब हो जाएगी, बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने और सबके सहयोग का दावा भी कर पाएगी। अभी तक सिर्फ एक ही दाग है बीजेपी पर कि वो अपने आप को, चलो हिंदू हितैषी हितैषी तो है, लेकिन मुसलमान को वो अगर उम्मीदवार खड़ा करेगी तो क्या उससे इसके इस प्लैंक पर आंच आ जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर बदरुद्दीन अजमल की असम की वो पार्टी जो मुसलमानों की पार्टी कहलाती है, अगर वो हिंदुओं को टिकट दे देती है तो भारतीय जनता पार्टी को तो उससे पहले पहल कर देनी चाहिए थी। अगर वो ये सुधार कर रही है तो एक फैंटास्टिक कोर्स करेक्शन है। इस रणनीति में बीजेपी की अपनी जीत का तो मकसद तो है ही, कांग्रेस को टारगेट करने का भी लक्ष्य है। बीजेपी की नजर केरल की वायनाड सीट पर भी है, जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद चुने गए थे। हालांकि अभी उनकी सांसदी खत्म हो चुकी है, लेकिन उनके पास अभी चुनाव लड़ने के लिए कानूनी रास्ता बचा हुआ है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर पार्टी को 2019 से ज़्यादा सीटें चाहिए तो उन्हें अल्पसंख्यक बहुल 66 सीटों पर भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। लिहाजा पार्टी ने अपने कई अल्पसंख्यक चेहरों को जमीन पर उतरकर काम करने का निर्देश भी दे दिया है, और सूत्र ये भी बताते हैं कि विनिंग कैपेबिलिटी को देखते हुए पार्टी 1 दर्जन के आसपास अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी। कैमरामैन संजय राहुल के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। पहला, लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का करिश्मा करना चाहता है, तो दूसरा, करीब 1 दशक से जारी सत्ता का सूखा दूर करना चाहता है। पहला, अकेले ही 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दंभ भरता है, तो दूसरे को अपनी मिलीजुली ताकत से उसे मात देने का पूरा भरोसा है। पहले के पास ऐसा चेहरा है जो अब तक अपराजित है,
जबकि दूसरे के पास कोई चेहरा नहीं। लेकिन एक बात है जो इन दोनों में एक जैसी है, 2024 के पहले दोनों अपने अपने पुराने साथियों को एकजुट करने में लगे हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एनडीए और महागठबंधन की। तो आइए आपको बताते हैं कि 24 के चुनाव से पहले किसका कुनबा अभी ठाठ में है और किनके भीतर पड़ गई है गांठ। भारत माता की। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में महागठबंधन का महाजुटान हुआ। जवाब में प्रधानमंत्री के हल्ला बोल का ऐलान हुआ और बीजेपी के ब्रिगेड पिछले 2 हफ्तों से उस विपक्ष पर लगातार हमलावर है जिसका फिलहाल ना तो आकार का पता है, ना ही प्रकार और ना ही विचार का। आखिर कोई तो बात होगी ना जिसकी वजह से पिछले 4 साल में मोदी, योगी का प्रहार और बीजेपी अकेली 300 पार का नारा देने वाली पार्टी को अब अपने उन पुराने सहयोगियों की फिर याद आई है जिनका जिक्र पिछले कई सालों में किसी ने सुना तक नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इन बैठकों के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात के बाद बीजेपी ने अपने 4 प्रदेश अध्यक्षों को बदला, साथ ही चुनावी राज्यों के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए। इस बीच राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा है कि कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल होगा और इस फेरबदल में आपको एनडीए गठबंधन के कई नए चेहरे शामिल होते हुए दिख सकते हैं। माना जा रहा है कि महागठबंधन के बढ़ते कुनबे को देखते हुए बीजेपी अब ज्यादा समय तक किसी असमंजस में नहीं रहना चाहती। इसीलिए विपक्षी एकता की तोड़ के लिए वो एक बार फिर अपने पुराने सहयोगियों से संपर्क साधकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इनाम के तौर पर इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एक तरह से ये तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल में शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के धड़े को जगह मिल सकती है। हालांकि कई पार्टियां अभी इससे इनकार कर रही हैं। हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ਅਸੀਂ पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, वो सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसीलिए उधर दिल्ली में जब से सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना तेज हुई है, उसके बाद पटना और लखनऊ में भी हलचल तेज हो गई। खासकर लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले यूपी में बीजेपी की खास नजर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को यूपी से कुल 73 सीटें हासिल हुई थी। इसमें से 71 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 2 सीटें सहयोगी अपना दल को हासिल हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 सीटें मिली और अपना दल के खाते में एक बार फिर 2 सीटें आई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन का विस्तार करने में जुटी है और नए सहयोगियों को तलाश रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां उसकी बातचीत ओम प्रकाश राजभर से चल रही है, तो वहीं ये चर्चा भी गर्म है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जयंत चौधरी से भी संपर्क साधे हुए हैं। अखिलेश यादव अपने पुराने सहयोगियों को खोने की संभावना को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। इनकी माने तो यूपी में विपक्ष मजबूत है और 2024 के चुनावों में वो बीजेपी को मजबूती से टक्कर देने वाली है। कोई विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है। विपक्ष जो है और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, ये याद रखिए। विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। ये बैठक लगातार होती रहेंगी और जहां जहां विपक्ष मजबूत है वो मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करेगा। अखिलेश माने न माने, मगर बीजेपी जिस तरह यूपी में अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद में जुटी है,
वो कम से कम महागठबंधन के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। पूर्वांचल के पिछड़ी जातियों पर राजभर की अच्छी पकड़ है, जबकि यूपी के जाट लैंड पर जयंत की पार्टी का अच्छा खासा दबाव, जबकि मायावती पहले से ही किसी गठबंधन से दूर है। ऐसे में नए सियासी समीकरण कम से कम महागठबंधन के पक्ष में जाते तो नहीं दिखाई दे रहे। ओम प्रकाश राजभर का भाजपा में आना सुनिश्चित है। जयंत चौधरी को भाजपा में लाने की कोशिशें बड़ी तेजी से चल रही हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रभाव रखने वाले ये दोनों नेता अपनी पार्टियों के साथ एनडीए का हिस्सा होंगे। 2014 का परफॉर्मेंस रिपीट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर कुछ फीसद भी नुकसान होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि 2014 जैसा परफॉर्मेंस तो नहीं होगा। 2019 के इर्द गिर्द या उससे बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है। बिहार में बीजेपी पहले से और भी ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही। नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को पटखनी देने के लिए पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। पिछले एक महीने के दौरान कई पार्टियां बीजेपी के खेमे की तरफ मुड़ती भी दिख रही हैं। महागठबंधन की अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जोर शोर से बिहार के अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली छोटी छोटी पार्टियों को एनडीए में शामिल करने की कवायद में जुट गई है। चिराग पासवान का एनडीए में शामिल होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। जीतन राम मांझी पहले से एनडीए में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी के साथ भी बीजेपी की सकारात्मक बातचीत चल रही है। इस तरह बिहार में बीजेपी सवर्ण जातियों, गैर यादव और गैर कुर्मी ओबीसी जातियों का एक गठबंधन तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ मुलाकात के बाद अब करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि होने वाले कैबिनेट विस्तार में चिराग को जगह मिल सकती है। लंबे समय से गठबंधन को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा था, पर बहरहाल जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं और कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ भी हुई है, तो ऐसे में गठबंधन पर एक फैसले के करीब हम लोग पहुंचने का प्रयास दोनों दल की तरफ से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी और हम लोगों की पार्टी की तरफ से भी। 2024 के चुनाव में चिराग एनडीए की विजय की संभावना को कितना रोशन करेंगे ये तो बाद में पता चलेगा, मगर लालू यादव अभी से ही एक बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि महागठबंधन कम से कम 300 सीटें तो जरूर जीतेगी। मतलब महागठबंधन को कम से कम 300 सीट है। वो भ्रष्टाचारियों के कन्वेनर है, भ्रष्ट लोगों का कन्वेनर है। अभी देखा ना कि जो जिसको करप्ट कहते थे उसी को मंत्री बनाए वहाँ महाराष्ट्र में। ये दुमुहा लोग हैं। चुनाव बयानों का नहीं समीकरणों का खेल है और बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले किसी भी समीकरण को अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती, ताकि जरूरत पड़ने पर हर हाल में बाजी उसी के हाथ में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बीजेपी ने अभी से ही एक एक करके वो सारे प्यादे मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं जो उसे लगातार तीसरी बार देश की सत्ता दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का गुणा गणित अभी पूरी तरह से सेट होना बाकी है। जिस दिन बीजेपी ने दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई है, उसी दिन बेंगलुरु में महागठबंधन के नेताओं का एक बार फिर से जमावड़ा लगेगा। अब सवाल यही, उस बैठक में ऐसा क्या होगा जिसे 2024 में एनडीए बनाम यूपीए की जंग की लकीर तय हो सकती है। पटना में महागठबंधन का महाजुटान हुआ। यहां से शिमला चलो का ऐलान हुआ, मगर बात बेंगलुरु में मिलने पर बनी और अब यहीं पर देश का दिल जीतने की वो नीति और रणनीति तैयार होगी जिसके दम पर एक दशक तक दिल्ली से दूर रहने वाले विपक्ष को किसी तरह सत्ता की संजीवनी मिल सके। मगर ये इतना आसान होगा नहीं। 17 और 18 जुलाई को जब कर्नाटक की राजधानी में विपक्ष के तमाम नामी गिरामी नाम एक साथ एक टेबल पर एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे तो उन्हें हर हाल में उस करिश्माई नेता का काट ढूंढना होगा जिसकी पार्टी उसे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए कृत संकल्प दिखाई दे रही है।
अब सवाल है कि पटना होते हुए बेंगलुरु पहुंचा महागठबंधन यहां कम से कम क्या हासिल करना चाहेगा। बेंगलुरु में होने वाली महागठबंधन की बैठक में एकजुटता के ड्राफ्ट पर चर्चा हो सकती है। 23 जून को पटना में हुई पहली बैठक में तमाम नेताओं ने एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति जताई थी। बेंगलुरु की बैठक में इससे एक कदम और बढ़ने की उम्मीद है। नीतीश कुमार का गठबंधन का संयोजक बनना करीब करीब तय माना जा रहा है कि एनसीपी के शरद पवार को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी में अजीत पवार के साथ एक बड़े धड़े के टूट के बाद भी उनके रुतबे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महागठबंधन में शरद पवार के सियासी कद पर कोई फर्क पड़े न पड़े, मगर उनके अनुभवी आंखों के सामने जिस तरह उन्हीं के भतीजे उनकी बनी बनाई पार्टी उड़ाकर बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए, वो किस्सा वहां चर्चाएं आम जरूर होगा। हालांकि महाराष्ट्र के नेता अब भी बीजेपी को देख लेने का दम भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बोलने और कहने से कोई राजनीति चलती है क्या? पता चलेगा ना, बोलने दो ना, चुनाव ले लो, पता चलेगा। बीएमसी का चुनाव ले लो, विधानसभा ले लो, लोकसभा ले लो, हम तैयार है, पता चलेगा। पटना में 15 पार्टियों का संगम हुआ था। महागठबंधन की पहली चुनौती उन सभी को एक साथ एक बार फिर बेंगलुरु में बुलाना होगा। पटना की बैठक से सीधे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस को समर्थन का अल्टीमेटम दिया था। बेंगलुरु की बैठक पर भी सबसे बड़ा पेंच इन्हीं की तरफ से है। हमारे पास निमंत्रण आया पिछली बार जब मीटिंग हुई थी पटना में, तो कांग्रेस ने कहा था कि संसद सत्र शुरू होने के 15 दिन पहले वो लोग पब्लिकली अनाउंस कर देंगे कि वो इस विधेयक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं और संसद में इस ऑर्डिनेंस के विरोध में वोट डालेंगे। तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस जब भी उसको करेगी देखते। इसमें कोई शक नहीं कि अगर 2024 में महागठबंधन को मिलकर चुनाव लड़ना है तो सबसे ज्यादा समझौता और सबसे बड़ा दिल कांग्रेस को ही करना होगा। पिछली 4 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती आई। 2019 में पार्टी ने 419 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। हालांकि पार्टी सिर्फ 52 सीटें ही हासिल कर पाई, पर 209 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर थी। इनमें 175 सीट पर कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले दूसरे नंबर पर रही, जबकि 34 सीट पर दूसरे दलों के मुकाबले दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में कांग्रेस इस बार ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटें अपनी सहयोगी पार्टियों को देने के लिए तैयार होगी? क्षेत्रीय पार्टी तो चाहेगी ही कि जो क्षेत्र विशेष के जो सीटें हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों को सौंप दिया जाए और कांग्रेस अलग अलग राज्यों में जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है वहां पर वो चुनाव लड़े। त्याग की जहां तक बात है, निश्चित रूप से कांग्रेस चाहेगी कि हमारे त्याग से भी अगर परिणाम बदले और हमारे त्याग की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए तो कुछ हद तक तो त्याग करेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा जिस तरह की बात क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं कि यहाँ हम मजबूत हैं इसलिए यहाँ कांग्रेस न लड़े और जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहीं कांग्रेस लड़े। अगर बेंगलुरु में इन मुद्दों पर बात बन जाती है तो 2024 के चुनाव में महागठबंधन का एनडीए के सामने मजबूत चुनौती पेश करने की संभावना बढ़ जाएगी। 18 जुलाई को एक तरफ बेंगलुरु में विपक्षी दल नरेंद्र मोदी की करिश्माई अगुवाई वाले बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में नहीं आने देने की रणनीति बनाने के लिए जुटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी अपने नए सहयोगियों के साथ लाने और पुराने को एकजुट रखने की भरपूर कोशिश करेगी। इन बैठकों का नतीजा चाहे जो हो, मगर इतना तो तय है कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर इस महीने की 18 जुलाई को देश के सामने एनडीए और महागठबंधन की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।